तो गाइस आज की कहानी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर का सपना होता है एक एडवेंचरर बनने का, लेकिन उसकी स्किल अब एक होती है एक ऐसी स्किल जिसमें अगर वो एक बार मर जाता है ना तो बस एक बार फिर से जिंदा हो सकता है। रिवाइवल स्किल होती है उसकी, बस एक ही बार जिंदा हो सकता है। तो वो कैसे बनेगा इस स्किल के साथ दुनिया का सबसे अच्छा एडवेंचरर, खुद दूसरी कहानी है। चलो डिटेल में देखते हैं इसको। लेट्स स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत में हमारे हीरो बता रहा होता है कि एक दिन मेरी आंखों के सामने मॉन्स्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं एक एडवेंचर बनूंगा। स्किल्स, ये वो पावर होती है जो कि गॉड्स हम इंसानों को देते हैं मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और जो स्किल्स होती हैं वो हमारे 12 साल तक पहुंचने से पहले ही रिवेल हो जाती हैं। हालांकि एग्जैक्टली ये कब होगी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। और हम एडवेंचर्स के बीच जो एथ रैंक पर है वो टॉपर स्टैंड करता है। उनके पास इतनी पावर होती है कि वो एक आर्मी का भी सामना कर सकते हैं। एक आर्मी के बराबर उनके स्किल्स में पावर होती है। और एक यंग बॉय के तौर पर मैं भी तरसता था परियों की कहानी में सुने गए वीरतापूर्ण कामों को पूरा करने के लिए। और फिर मैंने गॉड्स के सामने विनती करना शुरू कर दिया, प्लीज मुझे ये शक्ति दे दीजिए कि मैं इस संसार से बुराई को मुक्त कर सकूं, चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो। लेकिन उन विचारों ने मुझे धोखा दिया। और फिर नेक्स्ट दिन में उसके सामने एक विंडो ओपन होती है। वो कहता है आखिर ये क्या है, क्या ये एक स्किल है। वो प्रेस के पास जाता है और कह रहा होता है फाइनली लगता है कि मेरे को स्किल मिल गई है। वो प्रेस उसके स्किल देखता है और कह रहा होता है लेकिन इस स्किल के साथ तुम्हारा एक एडवेंचर बन पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब ये सुनते से उसको काफ़ी बड़ा झटका लगता है। और फिर इसी के साथ थोड़ा टाइम और गुजर जाता है। नेक्स्ट दिन में वो एक पार्टी के साथ रात के अंधेरे में चलते हुए जा रहा होता है बैग टांग कर। और पीछे वाला बंदा आगे वाला बंदा उससे कह रहा होता है अच्छे से चलो क्रोम। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम क्रोम है। वो कहता है सॉरी आर्थर। और वो उससे कहता है हमने तुम्हारी तरह एक बिना स्किल के बंदे को हायर कर कर काफ़ी ज़्यादा दया दिखा दिया है, इसलिए ऊपर से मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। और फिर साथ ही क्रोम रिवेल करता है कि असल में मेरी स्किल रिवाइवल है। मरने के बाद मैं एक और बार फिर कैसे जिंदा हो सकता हूँ, लेकिन मैं बस एक ही बार जीवन में वापस आ सकता हूँ। और एक एडवेंचरर के लिए जो उनकी स्किल्स हैं वही उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन होता है। और एक ऐसे स्किल जो कि तुमको बस मौत से एक ही बार बचा सकती है। एक एडवेंचर के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा कम यूजफुल स्किल है। तो फिर मैंने एक थर्ड क्लास एडवेंचरर की तरह जीना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, छोटे मोटे काम। मैं एक थर्ड क्लास का एडवेंचरर हूँ और ये वाकई में मेरे ऊपर हंसने वाली बात हो सकती है, लेकिन मुझे अभी भी अपने देश की रक्षा में अपना योगदान देने पर गर्व है। आर्थर कहता है इस लड़के की छोटी बहन के पास जादू का हुनर है और फिर भी वो उसके साथ टीम अप करने से इनकार कर देती है। दूसरा बंदा कहता है बेशक वो ऐसे ही करेगी। तो कुल मिलाकर ये दोनों हमारे एमसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो वो भी कुछ नहीं करता, वो भी आगे से हंसने शुरू कर देता है। और फिर तभी यहाँ पर किसी की आवाज़ आती है। वो देखता है तो यहाँ पर एक गोलिंग मोशर होता है। वो यहाँ पर अपने फ्लेम स्किल का यूज़ करता है, जबकि वो दूसरा बंदा हथौड़ा उठा लेता है। उसकी स्किल स्ट्रेंथ है शायद। और फिर वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ का काम तमाम कर देते हैं। मेरा मतलब उस गोब्लिन को मार देते हैं और हंसते हुए कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। आर्थर क्रोम से कहता है तू जाओ और मैजिक स्टोन लेकर आ। तो वो जाकर मैजिक स्टोन उठा लेता है। हम नक्शे से गायब हो चुके हैं, हमें जल्दी करनी होगी वरना। और वो चढ़े आता है और चिल्ला रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे को बता रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। कि तभी ऊपर से हल्का सा कुछ टपकता है। क्रोम ऊपर की तरफ देखता है। बहुत सारे चमगादड़ होते हैं जो कि गुफा के ऊपर से लटके हुए रहते हैं और उनको देखकर इन दोनों की बिल्कुल फट चुकी होती है। और वो कोई चमगादड़ नहीं बल्कि बग बियर्स नाम के मॉन्स्टर होते हैं। ये लोगों से ये बोल रहे होते हैं और फिर वो लोग उनको मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहे होते, इतने सारे होते हैं। आर्थर सोच रहा होता है ये लोग बहुत सारे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये लोग अपनी तीव्र भूख के लिए जाने जाते हैं। और फिर तभी उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। अपन को क्रोम का सीन दिखाया जाता है वो भी। और मॉन्स्टर के साथ लड़ने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये एकदम यूजलेस है, मैं तो मॉन्स्टर के साथ फाइट ही नहीं कर सकता। कि तभी पीछे से कोई उसको धक्का दे देता है और ये आर्थर होता है। वो उसको नीचे की साइड गिरा देता है, वो लटक जाता है। और आर्थर को हंसते हुए कह रहा होता है आर्थर हेल्प कर मेरी। पर आर्थर कहता है यहाँ पर सभी लोगों के मरने से अच्छा है कि यहाँ पर सिर्फ तू ही मर जा। और वैसे भी तेरे पास तो रिवाइवल वाली स्किल है ना क्रोम। और फिर वो उसको वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। सारे मॉन्स्टर क्रोम को दबोच लेते हैं। क्रोम सोच रहा होता है रिवाइवल, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मेरा मतलब ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जैसे मैं अकेले ही इस गहराई से बाहर आ पाऊँ। और वो सारे मॉन्स्टर्स को खाने में लगे हुए रहते हैं। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है और मैं इस जैसी जगह पर नहीं मर सकता, लेकिन एंड में वो मारा ही जाता है। और फिर तभी यहाँ पर विंडो ओपन होती है और बताया जाता है रिवाइवल एक्टिवेट हो गया है। तो फिर यहाँ पर एमसी को फिर से होश आता है, उसकी हल्की से आँख खुलती है। वो खुद ही से कह रहा होता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ।
तो रिवाइवल स्किल मेरे को फिर किसी सेफली ज़िंदगी में वापस ले आई है, लेकिन मैं इतनी दूर जाकर क्या करूँगा कि तभी उसकी नज़र अपने हाथ के ऊपर पड़ती है, जो कि कुछ हड्डी-हड्डी जैसा दिख रहा होता है, जो देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर तभी वो एक तलवार में अपनी शक्ल देखता है और कह रहा होता है, "ये क्या हो गया? आखिर मैं इस तरह का क्यों दिख रहा हूँ?" और फिर साथ ही वो यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ़ आवाज़ से ही निकाल पा रहा होता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है, "शिट! मैं तो बोल भी नहीं सकता। क्या ये कोई सपना है? चलो मेरा स्टेटस चेक करते हैं।" और फिर साथ ही वो अपना स्टेटस देखता है और कह रहा होता है, तो अब मैं लेवल 9 पर बिल्कुल भी नहीं हूँ और यहाँ पर मेरे को वेट कहा जा रहा है। और वेट एक पुनर्जीवित मॉन्स्टर होता है जिसकी हड्डियों में दुष्ट माना होता है और एक ई रैंक एडवेंचर के लिए ये काफ़ी कठिन है, लेकिन ये कमज़ोर होते हैं और इनमें कोई भी बुद्धिमानता नहीं होती। ये बस एक यहाँ वहाँ भटकते हुए लाश के अलावा कुछ नहीं है। हमसे गुस्से के साथ कहता है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे पास सिर है जिससे कि मैं सब कुछ सोच सकता हूँ। और फिर उसे प्रीश की याद आती है, जो कि उसे बता रहा होता है कि हमारे पास ऐसी किसी स्किल का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर यह उसी तरह से काम करती है जैसा कि तुमने डिस्क्राइब करा है, तो एक एडवेंचर के तौर पर यह बिल्कुल भी सूटेबल स्किल नहीं है। क्रोम सोच रहा होता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी डिटेल में जानकारी नहीं थी, क्योंकि यह एक बहुत ही ज़्यादा रेयर स्किल थी। क्या यह मेरे शरीर को हुए नुकसान की वजह से हुआ है या शायद टेंशन की माना की वजह से? लेकिन अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की बॉडी के साथ प्रैक्टिकली ये कहा जा सकता है कि मैं मर ही चुका हूँ। वेल, अब मैं एक्चुअली मर ही गया हूँ, बस अब मेरी हड्डियाँ ही तो बची हैं। इस हालत के साथ तो मेरी लाइफ़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती। मैं तो बस अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहता था और मुझे ये बेकार से स्किल मिली। ये तो एकदम डिफेक्टिव है और हर दिन अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद हर समय बस मेरा मज़ाक ही उड़ाया जाता था। और फिर तभी उसको अपनी बहन की बात याद आती है। उसने कहा होता है, अगर तुम्हारे पास इसके लिए टैलेंट नहीं है तो तुम यहीं पर रुक क्यों नहीं जाते? क्रोंग कहता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन लगता है कि मेरी बहन एकदम सही बोल रही थी और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। सिर्फ वही लोग हाई लेवल के एडवेंचरर बन सकते हैं जिनके पास पावरफुल स्किल होती है। मैं जानता था कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ और फिर भी। और फिर साथ ही वो कहता है नहीं और फटाक से उठ के बैठ जाता है और बता रहा होता है कि जो मॉन्स्टर है वो भी इवॉल्व हो सकते हैं। अगर वो अपने लेवल को अप कर लें तो फिर वो इवॉल्व हो सकते हैं और उन्हें स्किल भी मिल जाती हैं। और अगर मैं भी इवॉल्व कर पाया तो मेरे को भी स्किल्स मिल जाएंगे और हो सकता है कि किसी दिन मैं फिर किसी इंसान की तरह देखने लगूं लेवल अप करते करते। और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं एक एस रैंक वाला एडवेंचर भी बन सकता हूँ, जो बनने की मैंने उम्मीद बहुत पहले ही छोड़ दी थी। तो ये सब सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कह रहा होता है, लेकिन जो वेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर मॉन्स्टर होते हैं। क्या मैं वाकई में ये कर भी पाऊंगा? अज़र रुको, मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं सोच सकता हूँ। यही अकेली होप है, मैं कोशिश करके तो देख सकता हूँ। और फिर वो बता रहा होता है, एक स्केलेटन के तौर पर राक्षसों के बीच में निकलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एक पेग उसको थोड़ा देखता है, लेकिन वो स्केलेटन होने का नाटक कर रहा होता है और सोच रहा होता है, मैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ, जैसे कि इलाका कैसा है, कौन से मॉन्स्टर्स कमज़ोर दिखते हैं और मुझे क्या एडवांटेज मिल सकता है। और फिर वो यहाँ पर एक गॉब्लिन को निशाना बना रहा होता है। वो जानबूझकर कुछ आवाज़ें करता है जिससे कि वो गॉब्लिन पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। वो अपना हाथ फेंक देता है वहाँ पर जिससे वो आवाज़ आई थी और वो उसी हाथ की तरफ देखने में लगा होता है कि तभी पीछे से क्रोम निकलता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और सोच रहा होता है, अरे ये तरीका तो काम कर गया और उसे यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाते हैं। उसे ज्ञान मिलता है जिससे कि वो लेवल अप कर लेता है, 1 से सीधा 3 पर पहुँच जाता है। और वो बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पर एक मॉन्स्टर को हरा दिया जो कि मुझसे भी ज़्यादा हाई लेवल पर था। मैं ये कर सकता हूँ। इस बॉडी और मेरी इंसानों वाली इंटेलिजेंस के साथ एक बार जब मैं वेट के 5वीं लेवल तक पहुँच गया तो फिर मुझे इवॉल्व कर जाना चाहिए। मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ। तो चलो इस तरीके से लेवल अप करते हैं जिससे कि मेरी लाइफ है इसके ऊपर डिपेंड करती है। और फिर नेक्स्ट में वो यहाँ पर एक स्लग वाले गोब्लिन का सामना करता है जो कि लेवल 1 पर है और वो उसको हराने में कामयाब हो जाता है, इसलिए जिससे उसको हल्का सा एक्सपीरियंस मिलता है, जो देखकर वो थोड़ा चिढ़ने लगता है, ये तो काफ़ी कम है। और सोचा होता है, ऐसा लगता है कि मैं ताकतवरों से बचने और कमज़ोरों का शिकार करने के अपने प्लान के लिमिट तक पहुँच चुका हूँ। वो घबराते हुए सोच रहा होता है कि अब मेरे को वाकई में स्ट्रॉन्गर एनिमीज़ के लिए जाने की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही इवॉल्व कर सकता हूँ जैसा कि चल रहा है कमज़ोर मच्छरों को मारकर, लेकिन इसमें सैकड़ों साल लग जाएंगे यार। और फिर वो अपनी तलवार रखकर टिक के बैठ जाता है और सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि मुझे ना तो आराम करने की ज़रूरत है और ना ही खाने की। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लगातार जागता रहूं तो मैं आसानी से भूल सकता हूं कि एक इंसान होना कैसा होता है। वेल, ये निश्चित रूप से थोड़ा सुविधाजनक भी है कि अब मुझे खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए शायद है क्योंकि मैं एक ऐसी टेंशन में हूँ जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन मैंने अपने टाइम का सेंस खो दिया है। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं बीता होगा, 3 शायद 2 दिन हुए होंगे, कौन जानता है? शायद अभी तो आधा दिन भी नहीं बीता होगा। हो सकता है कि मेरी छोटी बहन कैमेलिया मेरे बारे में चिंता कर रही होगी।
और वैसे मैं पहले भी कई दिनों के लिए घर से बाहर रहा हूँ, तो शायद उसने इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। और फिर तभी उसे अपने बहन की वही बात याद आ जाती है, अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो तुम यहीं पर रुक क्यों नहीं जाते। तो ये बात याद करने के बाद वो खुद ही से कहता है नहीं। अगर उसने नोटिस भी किया होगा तो शायद वो बिल्कुल भी मेरे बारे में चिंता ही नहीं कर रही होगी। और फिर साथ ही वो खुद ही को मारते हुए कहता है स्टॉप इट, अब ये सब कुछ सोचना बंद भी करो। ये इस टेंशन की गलती है जिसकी वजह से मेरे साथ सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है और मेरा माइंड भी थोड़ा वैसे ही चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता और अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे कुछ लड़ाइयाँ तो करनी ही पड़ेंगी। और फिर इसके बाद वो एक गुल्फ मोस्टर के पास पहुंच जाता है जो कि रेड आई स्पीसीज होती है और इसका लेवल 7 होता है। वो उसके सामने पड़े हुए एक अनडेड की एक्टिंग कर रहा होता है। वो भेड़िया उसको देखता है और फिर उसको इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। जो देखकर वो सोच रहा होता है एक रेड आई, अगर मैंने इसको हरा दिया तो पक्का मेरा इस बार लेवल अप हो जाएगा। लेकिन ये मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही फास्ट है भी, तो क्या मेरे से कोई बंधा हुआ है मैं इसको हरा भी पाएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसके पास इंसानों वाले इंटेलिजेंस है आफ्टर ऑल। मुझे बस अपने एडवांटेज का बहुत ही अच्छे से यूज़ करने की ज़रूरत है। लकीली मैं आसानी से इस बॉडी के साथ मरे होने का नाटक कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं सेफली इस डेंशन के अंदर इन्वेस्टिगेट कर पाता हूँ और साथ ही मैं अपने टारगेट को भी इन्वेस्टिगेट कर पाता हूँ। और फिर वो एक ही जगह पर नेशन बनाते हुए कहता है समझ गया, ये रेड आई की टेरिटरी है। और अगर ऐसा है तो फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो बुल्फ चलते हुए आ रहा होता है तो उसे फिर से अनडेड पड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस बार बैग वाला सामान भी होता है। तो वो उस सामान की तरफ चला जाता है और सूंघना शुरू कर देता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी तलवार उठाता है और फटाक से आगे बढ़ते हुए उस रेडियो के ऊपर अटैक करके उसके अंदर वो तलवार घुसा देता है, जिससे कि वो दर्द के मारे चिल्ला पड़ता है। और वो सोच रहा होता है मैं जानता था कि तुम फूड चेक करने के लिए ज़रूर आओगे, और साथ ही वो उसको लेकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। और वो मोशन नीचे गिरता है और ऊपर से वो भी आते हुए उसके पैर में फिर से तलवार धंसा देता है, जिससे कि वो उस मोस्टर को मारने में अब कामयाबी हो जाता है और खुश होने लगता है। कि तभी यहाँ पर वो भेड़िया अपने मुँह से उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है और उसके हाथों को चबाना शुरू कर देता है, जिससे कि अब उसको भी दिक्कत होने लगती है। और जिस हाथ में उसकी तलवार होती है उसने तो वो हाथ खींच के अलग ही कर दिया होता है। वो कहता है अरे नहीं, मेरा आर्म, अगर ऐसे रहा तो मैं इसको यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगा। कि तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो मौका देकर उसके गले में अपनी टूटी हुई हड्डी को धंसा देता है, जिससे कि वो जोर से चिल्लाता है और फाइनली मर जाता है। क्रोम सोच रहा होता है तो मैं जीत ही गया, काफी नजदीकी मामला था। और फिर तभी उसके सामने विंडो बनाती है कि तुम्हें एक्सपी मिल गया है और तुम अब लेवल 3 से 5 पर पहुंच चुके हो। ये देखकर वो खुश होने लगता है और कह रहा होता है फाइनली मैंने कर दिखाया। और फिर उसके सामने नेक्स्ट विंडो आती है कि तुमने एवोल्यूशन की कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। और वो कह रहा होता है आखिर किसने सोचा था कि मैं बस कुछ ही दिनों के अंदर अपने लेवल को इतना बढ़ा लूंगा। मेरे अपीयरेंस को एक तरफ रखते हुए मुझे वाकई में इस मॉन्स्टर के टफ शरीर की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि कैसे इवॉल्व होना है। और फिर वो चलते हुए एक पानी के पास चला जाता है और फिर तभी वो यहाँ पर इवॉल्व होना शुरू भी हो जाता है और कह रहा होता है मेरी बॉडी ऐसा लग रहा है कि ये रिकवर हो रही है। और फिर तभी आसपास बिजलियों जैसा इलाका आता है, कुछ तो होता है अजीब सा। वो यहाँ पर इवॉल्व भी हो रहा होता है और मन ही मन में कह रहा होता है मैं भीख मांगता हूँ प्लीज, अब मैं इवॉल्व होने के बाद काश थोड़ा ज़्यादा इंसानों की तरह देखूं। और फिर इवोल्यूशन की प्रोसेस पूरा होने के बाद जैसे ही वो पानी में अपनी शक्ल देखता है तो वो एक घुल बन चुका होता है इवॉल्व होके। और उसके सामने एक विंडो ओपन आती है जिसमें घुल के बारे में सब कुछ बताया गया होता है। और वो कह रहा होता है तो मैं घुल बन चुका हूँ, थोड़ा सा लिटिल मिस हैपन हो गया, लेकिन चलो अब मैं पहले के कंपैरिजन में थोड़ा तो इंसान लग रहा हूँ और मेरा हाथ नॉर्मल हो गया। क्या ये भी एवोल्यूशन के लाभों का ही परिणाम है? और फिर वो अपना स्टेटस देखता है और खुश होते हुए कहता है मेरा स्टेट भी थोड़ा बढ़ गया है और यहाँ तक कि मेरे को एक स्किल भी मिल गई है, रीजनरेशन। शायद से यही वो स्ट्रॉन्ग स्किल है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। वेल अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं एक मॉन्स्टर में बदल जाऊं। चलो जो भी हो, एक गूल का लेवल कैप लेवल 20 तक होता है, तो एक बार जब मैं लेवल 20 पर पहुंच जाऊंगा तो मैं फिर कैसे एक और बार इवॉल्व हो जाऊंगा। अब ये थोड़ा मज़ेदार लगने लगा है, चलो ये करते हैं। और वैसे भी मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है लेवल अप करना और इवॉल्व होना, ताकि मैं इंसानी रूप में वापस आ सकूं और सबसे शक्तिशाली एडवेंचर बन सकूं। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो एक चूहे वाले मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है जिसकी स्पीसीज मॉन्स्टर रेड होती है। वो अपने तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अपने क्लोज के जरिए उसके तलवार को रोक लेता है। क्रोम सोच रहा होता है घुल में इवॉल्व होने के बाद मेरे पास काफी बड़े बड़े नाखून आ गए हैं, जिसकी वजह से तलवार का यूज कर पाना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। तभी मोशर रेड उसके पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो दूर की तरफ धकेला जाता है और उसको हल्का सा डैमेज लग जाता है। और फिर वो अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो रेड अपने हाथ से उसके तलवार को ब्लॉक करके साइड में कर देता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो उसके पीछे पहुंच जाता है और अपने नाखूनों से ही उस रेड का काम तमाम कर देता है।
और उसको मारने के बाद वो कह रहा होता है तो वो वेपन बस मेरे इन हाथों के रास्ते में आ रहा था। उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से उसको 7 का एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे कि वो लेवल 5 से लेवल 6 पर लेवल अप कर जाता है और कह रहा होता है वो मैंने लेवल अप कर लिया। लेकिन अभी भी नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए मुझे लेवल 20 तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि अभी काफ़ी दूर है। और फिर उसे जहाँ पर चोट लगी थी वो वहाँ पर रीजनरेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को ठीक कर लेता है। वो कह रहा होता है एक घोल का शरीर काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है, लेकिन वो उस रेड की तरफ देख रहा होता है, उसे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही होती है। और फिर साथ ही वो उस रेड की बॉडी के पास ही बैठ जाता है और उसे खाना शुरू कर देता है। और सोच रहा होता है ये कुछ भी नहीं है, बस एक गंदे चूहे का मांस है, लेकिन मैं इससे भी रेसिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे लगता है कि मैं अब और ज़्यादा एक मॉन्स्टर की तरह बनते जा रहा हूँ। नहीं हिलता और रुको, मेरे को लगता है कि ये लाइफ स्टाइल जब मैं एक वेट था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इंसानों वाली है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मैं ह्यूमन बनने के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच रहा हूँ, बस अपना काम करते रहो। और साथ ही वो उसको उठाकर खाना शुरू कर देता है फिर से। और फिर इसी के साथ कुछ दिन और गुजर जाते हैं। वो यहाँ पर एक ऑर्क का सामना कर रहा होता है जिसका लेवल 14 होता है, और वो उसको हराने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे कि उसका लेवल 13 से 14 हो जाता है। और वो खुश होते हुए कह रहा होता है यह सब लेवल अप करना तो मेरे लिए आसान काम हो चुका है, मैंने फिर कैसे लेवल अप कर लिया और मैं अब ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ थैंक्स टू रीजनरेशन वाली स्किल। और ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि अनडेड होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। और अब बस सिर्फ 6 लेवल और अप करना है, फिर उसके बाद मैं इवॉल्व कर पाऊंगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतनी जल्दी हो गया। मैं अब ऑलरेडी अपने पुराने वाले सेल्फ से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जब मैं इवॉल्व होऊंगा तो फिर मैं और ज़्यादा इंसानों की तरह दिखने लगूँ। मेरे लिटिल सिस्टर, मुझे हैरानी है कि कैलमिया अभी क्या कर रही होगी। मैं बहुत समय पहले कैलमिया के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने मुश्किल से ही मुझसे कुछ बात करी होगी। मेरे स्किल की वजह से एक एडवेंचरर के तौर पर मैं ठीक से काम नहीं कर सका और ज़्यादा कमाई भी नहीं कर सका। और मेरे लिए कैलमिया को सपोर्ट देने के लिए पर्याप्त बचत कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मेरे बिल्कुल अपोजिट कैलमिया को एक जादुई स्किल मिली, जो कि एक एडवेंचर वाला पर्सन बनने के लिए ज़्यादा सुटेबल थी। और वो अपनी बहन से कह रहा होता है अब तो तुम एक सी रैंक के एडवेंचरर बन गई हो, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और दूसरी तरफ मैं, जो कि इस पूरे टाइम से बस डी रैंक में ही फंसा हुआ है, उसकी बहन उससे कहती है तुम्हारे जैसे कमज़ोर पर्सन के लिए एडवेंचरर बनने पर अड़ा रहना सच में मूर्खता है। अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो तुम यहीं पर रुक क्यों नहीं जाते। और इस बात ने क्रोम को काफ़ी हर्ट कर दिया होता है। वो कह रहा होता है एक बेकार सा बड़ा भाई और एक टैलेंटेड छोटी बहन। फिर जब उसने एक एडवेंचरर के तौर पर काम करना शुरू किया तो वो मुझे नीची नज़रों से देखने लगी। और फिर उसके बाद हम बहुत ही कम बात करते थे, लगभग ना के बराबर ही। और फिर इसके बाद से मैं घर जाने से अवॉइड करने लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुका था। और अब जबकि इतना सारा टाइम बीत चुका है तो कैन मियाँ सोच रही होगी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, या शायद नहीं, वो सचमुच मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा उदासीन हो चुकी है। और अगर मैं ऐसी हालत में घर वापस जाऊंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे तो देखते से ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और मैं अभी भी बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ। वो यहाँ पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज़ें ढंग से नहीं आ पा रही होती है बात करने लायक। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसे कुछ सुनाई देता है। वो कहता है क्या ये गॉब्लिन है। तो वो चलते हुए थोड़ा उस जगह पर पहुंच जाता है और जाकर देखता है तो वो कुछ इंसान होते हैं, जिनको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। और कह रहा होता है अरे नहीं, उनमें उसकी बहन भी होती है। और कह रहा होता है कैमिला यहाँ पर आ गई। और वो छुप छुप के उसको देखना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है डंजन शहर के करीब ही है, लेकिन आखिर किसने सोचा था कि हम एक दूसरे से इतनी जल्दी टकरा जाएंगे। अगर वो मुझे ढूंढ लेगी तो मैं सचमुच मारा जाऊंगा। मुझे यहाँ से भाग जाना होगा और ये मेक श्योर करना होगा कि वो मुझे नोटिस ना करे। कैलमिया बोल रही होती है आखिर इस बात का क्या मतलब है कि हमारा सर्वर खत्म हो चुका है। वो कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता था कि हम इतना ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। लड़की बोलती है हम ये नहीं देख पा रहे थे कि हमारे पास कितना सामान बचा है, क्योंकि ये बैग अपारदर्शी था। कैलमिया कहती है ये तो बस एक बेसिक सी चीज़ है, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होगा अगर अब किसी मोशन ने तुमको काट लिया। वो लड़की कहती है चलो अभी इतना इतना बुरा भी नहीं है, आप लोग ज़्यादातर घावों का उपचार है सिर्फ साफ करके या फिर पोषण पीकर कर सकते हैं। कैलमिया कहती है जरा मेरी बात सुनो, क्या तुम किसी ऐसे पर्सन के ऊपर भरोसा कर सकते हो जो कि तुम्हारी मदद के लिए तैयारियों को सीरियसली भी नहीं लेता है। वो लड़का कहता है लेकिन हम ही थे जो इतने कम टाइम में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हुए थे, एग्री हुए थे। वो डोमिनेट करते हुए कहती है सहमत होने के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार नहीं हो। जब हम अपनी जाने जोखिम में डाल रहे होंगे तो हमारे पास कोई भी बहाने नहीं होंगे। उस लड़के को गुस्सा आने लगता है। क्रोम कह रहा होता है यहाँ तक कि डेजन के अंदर भी वो बिल्कुल वैसे ही है। उसको इस बात को लेकर इतना ज़्यादा भी हार्श होने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा मतलब वो सही तो कह रही है लेकिन फिर भी। और फिर तभी उसका हाथ दीवार से टच हो जाता है, जिससे होती है आवाज़। वो कहता है शिट, और वो लोग कहने लगता है अरे क्या वहाँ पर एक मॉन्स्टर है।
और यहाँ पर जो केलमिया रहती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। वो कहते रहे तो केलमिया की इसके लिए आइस मैजिक, वो यहाँ पर आइस क्रिस्टल से उस जगह पर अटैक कर देती है। वो पत्थर टूट जाता है जिसके पीछे से वो देख रहा था और वो क्रिस्टल उसमें लग जाते हैं जिसकी वजह से उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। वो डर के मारे हल्का सा चिल्ला आता है और उनके सामने एक्सपोज हो जाता है। सब लोग देख लेते हैं उसको। वो बंदा कहता है अरे ये तो बस एक घूल है। और वो दूसरी लड़की बोलती है ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी टफ होते हैं। और क्रोम सोच रहा होता है अरे नहीं ये काफ़ी बुरा हुआ। क्रोम सोचता है शेड एडवेंचरर्स को तो मेरे बारे में पता चल गया और इनके साथ एक एलेमिया भी है। वो लड़की बोलती है घूल्स के पास एक हीलिंग स्किल होती है और ये लीना है। लीना ली लेने इसका लेवल 15 होता है। वो लड़का बोलता है फिर तो अपन को बस इसको एक ही बार में कुचल देना चाहिए। और ये डेरेक डीन है, इसका लेवल 14 है। केलमिया कहती है अगर तुम अचानक से ऐसा करने में जल्दबाजी करोगे तो तुमको चोट लगना तय है। सुरक्षित हम लोग के साथ है, एक बार में इसे कुचल देना सबसे अच्छा है। और यह है केलमिया जिसका लेवल 18 है। क्रोम सोच रहा होता है अब तो मेरा काम तमाम हो गया। मैं तो इस बात को भी लेकर श्योर नहीं हूँ कि अगर यहाँ पर मेरा 1-on-1 होता उनके साथ तब भी मैं जीत पाता कि नहीं। और यहाँ पर तो उसका लेवल 18 है। केलमिया वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी यहाँ से भाग निकलने की। और वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है मैं इसको मेरे स्किल्स के साथ स्मैश कर डालूंगा। सोर्सिंग फ्लैश। क्रोम सोचता है यह कैसे स्किल है जो कि तुम्हारे वेपन को फ्लेम से बदल देती है। तब यहाँ पर वो लड़की भी आगे बढ़ती है और उसके ऊपर एक फ्लैश मारते हुए पार हो जाती है। जो देखकर वो कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और एक और बार जब वो उसके ऊपर अटैक करती है तो ये तरफ वो अपने हाथ से उसको ब्लॉक कर लेता है। और वो बंदा आगे बढ़ रहा होता है अपने फ्लेम वाली तलवार के साथ। वो सोच रहा होता है मैं इस बंदे से एक सिंगल हिट भी नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा तो फिर मैं इस औरत के हमले से डॉज नहीं कर पाऊंगा करंटे। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बचने गए। यहाँ पर हम लोगों के बीच में लेवल्स और लोगों दोनों का ये भारी अंतर है। वो लोग गिनती में भी ज़्यादा है और लेवल्स में भी पावरफुल है। मेरे यहाँ से बच के जाना लगभग इम्पॉसिबल सा है। और मैं एक इंसान का शिकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तभी वो बंदा हंसते हुए एक बार उसको स्ट्राइक मारने लगता है। और क्रोम सोच रहा होता है मैं कोई नॉर्मल मोशन नहीं हूँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और वो वहीं नीचे पड़े हुए पत्थर को किक करता है जो कि उसके तलवार पे जा लगता है। तलवार का यूज़ करके उसने बचाया होता है खुद को और साथ ही चढ़ते हुए कह रहा होता है यू गर्बलिंग, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे को वो पत्थर फेंक के मारेगी। तभी वो पलक झपकते से ही उसके करीब आ जाता है और उसमें जोर का हिट मार देता है अपने हाथों से। लेकिन उसने ऐसे हाथ मारे होते हैं जिससे कि उसको नाखून ना लगे, क्योंकि वो उनको जान से नहीं मारना चाहता। और फिर उसको गिराने के बाद उसे मौका मिल जाता है वहां से भागने का, तो वो वहां से बच निकलता है। मॉन्स्टर्स का पीछा करना टेंशन की गहराई तक ये बैन है। वो लोग मेरे पीछे नहीं आएंगे अगर मैं थोड़ा ज़्यादा दूर चला जाऊं तो। वो लड़का उठ खड़ा होता है और कह रहा होता है वो फास्टर। वो लड़की उसके पीछे भागने लगती है और बोल रही होती है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। वो सोच रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में हूँ, अगर ये लोग इसी तरह से मेरे पीछे आएंगे लगता है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा। वो एकदम से मुड़े आता है जो देखकर वो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। वो अपनी बॉडी से उसका अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और कह रहा होता है मेरे पास रीजनरेशन वाले स्किल है, मैं इसके कुछ हिट तो झेल ही सकता हूँ। और वो फिर किसी तरह से उसके हाथ से तलवार को चुकाते हुए ऊपर दीवार में घुसवा देता है और खुश होने लगता है कि मैंने यहाँ पर इसको सरप्राइज कर दिया है। इन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि एक अनडेड प्लानिंग भी कर सकता है। कि तब यहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और अपने मैचे का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। वो कहता है शेट। वो यहाँ पर अपने आइस की किशोर बनाकर उसकी तरफ छोड़ देती है और जो कि उसमें लग जाते हैं। उसका खून निकलना शुरू हो जाता है जो कि ग्रीन कलर का है और वो वहीं गिर पड़ता है। वो लड़की उसकी तारीफ करते हुए कहती है जैसा कि आइस प्रिंसेस कैन मी यहाँ से एक्सपेक्टेड था। वो लड़का कहता है मैं तो सोचा था कि मैं उसको खुद अपने हाथों से मारकर अपना लेवल अप कर लूंगा। केलेमिया कहती है तुम लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, अगर तुम लोगों ने इसके ऊपर काबू रखा होता तो मैं इसे अपने बर्फ के जादू से आसानी से खत्म कर सकती थी। क्रोम सोच रहा होता है शिट अगर ऐसे चलता रहा तो फिर तो मैं यहाँ पर जान से मारा जाऊंगा यार। वो खड़ा होने की कोशिश करता है और कह रहा होता है शिट मैं खड़ा नहीं हो सकता। उसका पैर में डैमेज होता है और उसकी थाई का मांस ही लगभग आधा उड़ चुका होता है। वो ईश्वर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कितनी खतरनाक फायर पावर थी, लेकिन इट्स ओके मेरे पास घुल के स्किल है। और वो यहाँ पर रिजनरेशन का इस्तेमाल करने लगता है और सोच रहा होता है इसे छोड़ के बावजूद भी मैं 1 मिनट तक फ्रिगे से भाग सकता हूँ। लेकिन तभी वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो कहता है शिट मेरे पास यहाँ पर 1 मिनट तक अभी टाइम नहीं है। वो यहाँ पर अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उसका काम तमाम करने की तैयारी में होती है। उसने आइस का एक त्रिशूल बना लिया होता है और वो उसके ऊपर लॉन्च कर रही होती है। वो कह रहा होता है क्या मैं आज यहाँ पर अपनी छोटी बहन के हाथों से मारा जाऊंगा? मैं इसको डॉज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पैरों में चोट लगी हुई है और जंप कर उसको अचानक से डराने की कोशिश करना है जिससे कि उसका स्पेयर टूट जाए, ये काम नहीं करने वाला। जरा कुछ और सोचो, जल्दी सोचो।
अगर मैं इस जादू के बारे में कुछ कर सकूँ तो मेरे पास रीजनरेशन के लिए काफ़ी टाइम होगा और फिर तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। जब वो बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था तो वो यहाँ पर वही यूज़ करता है। वो यहाँ पर शायद उसका नाम लेने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ये कार्लुरमे होता है और कैमेलिया इसका नाम है, तो मिलता-जुलता तो लग रहा है। तो शायद ये यहाँ पर उसका नाम पुकारने की कोशिश करता है टूटी-फूटी आवाज़ में। ये सुनते से ही वो थोड़ी चौंक जाती है और उसको यहाँ पर अपने भाई की याद आने लगती है शायद। इसके चक्कर में उसका निशाना चूक जाता है, उसका त्रिशूल साइड में लग गया होता है जिससे कि वो बच जाता है। फिर जैसे वो बंदा कहता है, "आगे तुम ये क्या कर रही हो? तुमने इतने से पॉइंट से भी मिस कर दिया क्या यार?" और क्रोम सोच रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, अगर ये मेरे में लग जाता तो मेरा तो काम तमाम हो जाता। उसका नाम लेकर उसको हैरान करना लगता है कि मेरा ये प्लान काम कर गया। अब यहाँ पर कैलेमिया भी थोड़ी घबराई हुई सी रहती है, वो खड़ा होने लगता है, उसका रीजनरेशन कंप्लीट हो गया होता है। कैलेमिया यहाँ पर फिर से अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन वो एकदम से उसके ऊपर जंप करके उसको डरा देता है, जिससे कि वो एकदम घबरा जाती है और वहीं गिर जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर वो उल्टे पाँव वहाँ से भाग जाता है। वो सोच रही होती है ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर ने मेरे को ट्रिक कर दिया। और वो बंदा कहता है कि तुम ये सब क्या बकवास करने में लगे हो कैलमिया, वो बंदा हमारे हाथों में था, वो गॉब्लिन और पड़ा हुआ था नीचे, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था, तुमने उसे भागने दिया। अब उसके बाद सुनने के बाद वो आगे तो उसको कोई जवाब नहीं दे पाती और वो सोच रही होती है जो अनडेड होते हैं वो असल में इंसानों की लाशें ही होती हैं जिनके अंदर मानव भर जाते हैं और फिर वो इस तरह के अनडेड मॉन्स्टर बन जाते हैं। तो वो यहाँ पर उस अनडेड मॉन्स्टर को अपने भाई से रिलेट कर रही होती है शायद और सोच रही होती है कि मैंने गलत सुना जो उसने बोला था। और दूसरी तरफ उसका भाई दूर निकल गया होता है और सांसें भरते हुए सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा नज़दीक था, उसने तो मेरे को लगभग मार ही दिया था। आखिर इसने सोचा था कि मेरा सामना 3 हाई लेवल के एडवेंचरर के साथ हो जाएगा, लेकिन किसी तरह से मैं बच निकला और इसके लिए मैं अपने रीजनरेशन वाले स्किल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वाक़ई में कमाल के स्किल है और मुझे लगता है कि मेरे को ज़रा उन एडवेंचरर से बचकर रहने की ज़रूरत है जो कि मॉन्स्टर की तलाश में यहाँ तक आ जाते हैं। और वैसे मेरे को उसको टेंशन में देखे हुए बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है। जब मैं पहली बार उसके साथ काम करने के लिए गया था और उसे सब कुछ सिखाया था। हालाँकि वो तुरंत ही मेरे लेवल से आगे निकल गई थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो फिर से मेरे को ढूँढ ले। वो देखता है और कह रहा होता है अच्छा तो वो उस रास्ते जा रहे हैं। अगर मैं अपोज़िट डायरेक्शन में जाऊँगा तो ठीक रहूँगा और वो दूसरी साइड निकल पड़ता है। पर तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है क्या वो टेंशन के कुछ ज़्यादा ही डीप पार्ट में नहीं जा रहे हैं? आखिर वो ज़्यादा डीप में जाकर करना क्या चाहती है? उसका प्लान क्या है? जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो टेंशन में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम यहाँ पर मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा थक जाते हो। एक और रीज़न है, ये टेंशन के अंदर जो थिक माना होता है वो इंसानों के लिए बिल्कुल पॉइज़न की तरह काम करता है और तुम जितनी देर यहाँ पर रहोगे ये तुमको उतना ही परेशान करेगा। इसलिए जब इंसान एक टेंशन के अंदर घुसता है तो वो सारी तैयारी कर कर आता है ताकि गलतियों की कम से कम गुंजाइश हो और उनके लेवल के हिसाब से अगर ये और भी ज़्यादा टेंशन की गहराई में जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर मैं फिर से उनके सामने चला गया तो वो मेरे को पक्का मार डालेंगे यार। लेकिन चलो मैं उनको दूर से फ़ॉलो करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और वो उनके पीछे-पीछे चला ही जाता है और फिर उनको एक लाश मिल जाती है जिसको देखकर वो बंदा घबरा जाता है और कह रहा होता है क्या ये एक एडवेंचरर की लाश है? कैल मियाँ उसको चेक करने लगती है। वो बंदा कहता है उससे तो पहले ही सब कुछ छीन लिया गया होगा और वो लड़की कहती है ये कितना डिसग्रेसफुल है। कैल मियाँ और आगे बढ़ने लगती है और कह रही होती है चलो अंदर चलते हैं। ये सुनते से ही वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है ज़रा रुको क्या आप लोग अभी और भी ज़्यादा अंदर कंटिन्यू रखेंगे? दूसरी लड़की बोलती है कैल मियाँ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अपन को यहीं रुक जाना चाहिए। कैल मियाँ कहती है मैं इससे पहले भी अनगिनत बार इतने गहराई तक एक्सप्लोर कर चुके हूँ। अपन लोगों के लेवल और स्किल्स के साथ अगर आप लोग साथ में कोऑपरेट करते हुए काम करेंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। बस पहले की तरह रश मत करना फिर बाकी सब कुछ ठीक ही रहेगा। और वो बंदा सोच रहा होता है तो क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारी हेल्पर की ड्यूटी निभानी पड़ेगी और ये बात आप भी कौन से पर्सन से रही है जिसने अभी खुद पहले गलती कर दी थी। और ये सुनते से क्रोम भी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है ज़रा रुको क्या वो और भी ज़्यादा गहराई में जा रही है। काफ़ी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर टेंशन की काफ़ी ज़्यादा गहराइयों में पाए जाते हैं बहुत दूर, क्योंकि उन्हें काफ़ी डेंस माना पसंद होता है। हालांकि वो चंचल है और उसमें एक्सेप्शंस भी है, लेकिन टेंशन के अंदर तुमको हमेशा अनहोनी के लिए तैयार रहना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। और इस पूरे समय में तो बस यही सोचता रहता था कि जो कैलमिया है वो एक सतर्क किस्म की लेडी है, लेकिन आखिर तुम्हें अब यहाँ पर किस बात की इतनी जल्दी है, इतना रश क्यों कर रही हो? और फिर जैसे ही वो टेंशन की और गहराई में पहुंचते हैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर निकल आता है जो कि उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लोग किसी तरह से बच जाते हैं। वो मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा होता है। यहाँ पर उन लोगों का सामना एक ऐसे मॉन्स्टर के साथ हो गया होता है जो कि और स्पीशीज से है और उसका लेवल 22 होता है। मुझे पता था कि ऐसा होगा लेकिन ये इनरेगुलर है। लेवल 20 के ऊपर वाले मॉन्स्टर को तो टेंशन के सबसे ज्यादा गहराई वाले हिस्से में रहना चाहिए था। तो अब यहाँ पर वो तीनों ही उस मॉन्स्टर को देखकर काफी घबराए हुए खड़े रहते हैं और पीछे से एम्स उनको देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं अब तुम क्या करोगे।
तुम्हारे लेवल के डिफरेंस को देखते हुए अगर तुम भागते समय थोड़ी भी गड़बड़ी करती हो तो इससे तुमको ही काफ़ी नुकसान होगा। मैं बाहर कूद कर उसका ध्यान भटका सकता हूँ, नहीं ज़ारो को मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो लोग मेरे को एक मोस्टर से ज़्यादा कुछ नहीं सोचते। अगर मैं भी यहाँ पर निकल आता हूँ तो वो लोग ऐसा सोचेंगे कि वो लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं और पैनिक करना शुरू कर देंगे। अभी के लिए मैं बस उनको देख सकता हूँ। पीछे से वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अब लोग क्या करने वाले हैं? इसलिए तो मैं तुमसे बोल रहा था कि अपन को बहुत पहले ही पीछे हट जाना चाहिए था। और वो बोलने लगती है, मेरे मैजिक के साथ आप लोग एक और को भी डैमेज कर सकते हैं। आप लोग इसको भी हरा सकते हैं अगर आप लोग साथ में कोऑपरेट करें। यह सुनते से वो सोच रहा होता है, क्या हम वाकई में इस तरह के एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर को हरा सकते हैं? अगर मैं अभी यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ और वैसे भी मेरा लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो ये मुझे पकड़ लेगा और निश्चित ही मुझे मार डालेगा। हमें कोशिश तो करनी होगी। तो फिर वो भी यहाँ पर अपने स्क्रोचिंग स्लैश के साथ रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अब उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो डैमेज होने से बाल-बाल बच जाता है और कह रहा होता है इसके रिश्ते तो बहुत ज़्यादा हग है। कि तभी यहाँ पर वो लड़की अपनी लाइट बॉडी वेट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के पीछे पहुँच जाती है, उसके ऊपर अटैक करने वाली होगी शायद। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसको देख लेता है और उसमें भी अपना एक ज़ोर का डंडा मार देता है। उसको हल्का-सा लगता है, वो चिल्लाते हुए कहता है, "हे लीना!" लेकिन वो बच जाती है उसके अटैक से और कह रही होती है, "उसका अटैक बस हल्का से मेरे को टच हुआ था, लेकिन उससे मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज लग गया है। इसकी स्ट्रेंथ तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है।" उसका हाथ टूट गया होता है शायद और पीछे से वो आइस एरो का इस्तेमाल करती है कैलेमिया और क्रिस्टल से उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसका एक क्रिस्टल उसके हथियार में लगता है और दूसरा उसके पेट में, लेकिन वो उस क्रिस्टल को अपने हाथ से कर ही तोड़ डालता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कह रही होती है, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, यहाँ तक कि मेरे आइस एरो भी इसको हरा नहीं पा रहे हैं। क्रोम सोच रहा होता है, देखने से सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। उनके पास लेवल की कमी है और साथ ही उनका कोऑर्डिनेशन भी बकवास है। आखिर इस तरह की इमेच्योर पार्टी इतनी गहराई तक आई क्यों गई? क्यों आई? कहले मियाँ, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? वो सोचे होते हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन मेरे को यहाँ पर अपना पावरफुल अटैक करना पड़ेगा, आइस लंच। और भले ही उसके साथ भी मैं उसको पूरी तरह से ना हरा पाऊँ, लेकिन मुझे यकीन है कि हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। लेकिन मुझे उस जादू का इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों मेरे लिए और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार करें, जैसे कि उन्होंने अभी करी थी। और वो लड़का सोच रहा होता है, इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है, हमारा लेवल उसके कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा कम है, हमारे पास पावर और स्पीड, जादू सभी चीज़ों की कमी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो मैं वाक़ई में मारा जाऊँगा यार। केले मियाँ उन दोनों से कहती है, तुम लोग जाकर उसका ध्यान बटाओ, अगर आप लोगों ने इस फाइट को ज़्यादा लंबा खींचा तो हमारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं होगा। और वो सोच रही होती है, मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकती, हमारे पास अभी भी एक चांस है। और वो लड़का उसके बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है और सोच रहा होता है, क्या ये वाक़ई में चाहती है कि हम लोग उस डरावने मच्छर के ऊपर अटैक करें? इसके लिए कहना आसान है क्योंकि ये तो सेफ रहकर पीछे से खेल रही है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो मेरा लेवल बहुत ज़्यादा कम है और को मेरे को आसानी से पकड़ लेगा। मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है यहाँ पर अकेले में आके सुनने के अलावा। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ तूफ़ानी आइडिया आता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है। वो लड़की को आवाज़ देता है लीना, तो वो भी उसके पास चली आती है। वो उसके कान में अपना प्लान उसको फुसफुसाते हुए बता देता है। क्रोम सोच रहा होता है, आखिर वो दोनों क्या कर रहे हैं? और वो मॉन्स्टर गुर्राते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों ही आजू-बाजू होते हुए उसके अटैक से बच जाते हैं। और वो अपना डंडा घुमाकर लड़के के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो फिर कैसे बच निकलती है। और केलेमिया सोच रही होती है, मैं चाहती हूँ कि वो उसे थोड़ा और नज़दीक लाए, लेकिन वो जिस तरह से अभी डरे हुए हैं उसको देखने से लगता है कि यह इम्पॉसिबल है। लगता है कि मेरे पास ये रिस्क लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, मेरे को इसे हिट में अपना सब कुछ डालना होगा। और ये देखते से वो बंदा कहता है अभी, इशारा करता है लीना का, तो लीना भी समझ जाती है और उसके पास बढ़ती है और अपनी लाइट बॉडी ट्रे का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। केलेमिया को वहीं पीछे छोड़ देते हैं। ये देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हलीन कहती है, हमें तुम्हारी तरह पागल मत समझो केलेमिया। और वो लोग उसको धोखा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। और क्रोम भी सोच रहा होता है, ये बास्टर्ड कहीं के वो लोग केलेमिया को वो मोस्ट क्रूशियल मोमेंट पर छोड़कर भाग गए। तो अब यहाँ पर केलेमिया अकेली पड़ गई होती है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर सीधा हमला कर रहा होता है, पर तभी यहाँ पर उसका मैजिक भी बन जाता है आइसलैंस, और वो उसके ज़रिए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन उसका वो अटैक उस मॉन्स्टर का सिर्फ एक ही हाथ काट पाता है। इस बार वो फ्री से चूक जाती है। वो मॉन्स्टर दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बोल रही होती है कि मैंने हिट कर दिया, कि तभी वो मॉन्स्टर अपने डंडे से केलेमिया को एक जोर का फटका मारता है, जिससे कि वो दूर उड़ जा गिरती है और वो ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है, अरे केलेमिया, और भगते हुए उसके पास जाने
लगता है और उस लड़के ने भी ये देख लिया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये सारी तुम्हारी खुद की गलती है, शुरुआत से ही तुमने इतने कम समय में इतने गहराई में आने की कोशिश करी। मेरा मतलब आखिर ये क्या बकवास है? तुम अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रही हो जो कि टेंशन में कहीं पर गायब हो गया है। जब लो लेवल के एडवेंचरर लोग गायब हो जाते हैं तो वो निश्चित ही मारे जाते हैं। क्या इतनी सी बातों में समझ में नहीं आती? अब उसकी ये बात सुनने के बाद क्रोम काफी चौंक गया होता है और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर केलेमिया को मारने के लिए अपना डंडा उठा लेता है। केलेमिया बोल रही होती है, जब तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे तो तुमने इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों करी? आखिर तुम कहाँ पर चले गए हो इडियट ब्रदर? और ये बोलने के बाद वो बेहोश हो जाती है और वो मॉन्स्टर डंडे से उसको कुचलने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर उसका भाई आ जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर क्रोम ने खींच के सीधा उसके चेहरे पे मुक्का मारा होता है तो अब उस मॉन्स्टर को भी गुस्सा आने लगता है। क्रोम सोच रहा होता है, मुझे माफ करना, इतने टाइम तक तुमसे छुपे रहने के लिए अकेले मियाँ, और अब तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ बिग गाय। तो अब यहाँ पर क्रोम उस मॉन्स्टर का सामना करने वाला है और उसका लेवल 14 है और वो मॉन्स्टर उसका लेवल 22 होता है और वो क्रोम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसका अटैक से बच निकलता है। वो घुमाते हुए एक और मारता है लेकिन वो उससे भी बच जाता है और सोच रहा होता है, लेवल के टर्म्स के हिसाब से मैं तो उससे बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, लेकिन यहाँ पर उसका एक हाथ काटा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मियाँ की लाइफ यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, इसलिए हारने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और वो उसके बेड के ऊपर नाखून से अटैक कर पे चढ़ जाता है और वहीं पे खड़ा हुआ, वहीं पे पड़ा हुआ एक क्रिस्टल उठा लेता है और उसके सिर पे दे मारता है और वो फटाक से उसकी गर्दन की तरफ ही बढ़ रहा होता है कि इतने में वो अपना बल्ला घुमाते हुए उसको हिट कर देता है। वो पीछे की तरफ हट जाता है, उड़सा जाता है और उसका एक हाथ टूट गया होता है। और वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा था कि मैं इसके लेफ्ट साइड से अटैक करना मैनेज कर लूंगा जहाँ पर इसका एक हाथ मिसिंग है, लेकिन ये काम बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला। भले ही इसके पास एक हाथ है लेकिन स्पीड और पावर वो दोनों ही इसके मॉइस्चराइज लेवल पर है, मुझसे कहीं तेज है ये। और फिर साथ ही वो यहाँ पर थोड़ा सोच विचार करता है, उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, वो तेजी से उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। वो बल्ले से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो स्लाइड होते हुए बच जाता है। वो एक और घुमाता है लेकिन वो नीचे झुकते हुए बच जाता है और सोच रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो मेरे ऊपर कितना भी अटैक करने की कोशिश कर ले, उसके अटैक प्रेडिक्टेबल हैं जब तक कि उसका एक हाथ नहीं है उसके पास। और ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं उसके इस अटैक को और ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं उसके इन अटैक्स से डॉज कर सकता हूँ अगर मैं फोकस करूँ तो। मेरा स्टेमिना वो बिल्कुल भी एंडलेस नहीं है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा स्विंग करना उसे भी थका देगा और उसको तो ऊपर से बड़ी चोट भी लगी हुई है। तो यहाँ पर वो मोशन थक जाता है और सांसें भरना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है, ये मेरा मौका है। अब तक यहाँ पर किसी का भी दिमाग खराब हो जाता है लेकिन मैं इंसान हूँ और पेशेंस के मामले में मैं इन लोगों से ज़्यादा सहन कर सकता हूँ, सब्र रख सकता हूँ। दिखाया जाता है उसका भी दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि उसका एक भी हेड उसमें पड़ नहीं रहा होता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन के मारे ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद वो सोच रहा होता है, मेरे को पूरा विश्वास था कि तुम ऐसा ज़रूर करोगे। वो उसके पास आकर उसको खाने लगता है तो वो उसके मुंह के ऊपर अटैक करता है और उसका हाथ उसके मुंह में चला जाता है। वो कह रहा होता है, ले लो मेरा हाथ। वो उसके हाथ को उछलवा लेता है और ये सब उसने जानबूझकर करा था। क्रोम ने जानबूझकर उसको अपना हाथ खाने दिया ताकि उसको एक ओपनिंग मिल जाए, उसको गर्दन पे जाने का मौका मिल जाता है और वो वहीं पे आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन को काट लेता है। और फिर इसी के साथ वो उस मशरूम को फिनिश करने में कामयाब हो जाता है और उसको यहाँ पर 180 की 128 के एक्सपी गेन हो जाता है, जिससे कि उसका लेवल 14 से सीधा 18 पहुंच जाता है। वो कह रहा होता है, मैं किसी तरह से जीत गया। और फिर वो रीजनरेशन से अपना हाथ ठीक कर लेता है और बोल रहा होता है, ये स्किल वाकई में कितने ज़्यादा यूजफुल है यार। और फिर वो अपनी बहन की तरफ देखता है और कह रहा होता है, सॉरी और थैंक्स कैलेमिया। तो अब मुझे बात समझ में आ रही है, ऐसा नहीं था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा कम आंकती थी, बल्कि तुम तो मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती थी। और मैं जो कि एक एडवेंचरर बनने के लिए अड़ा हुआ था, हालांकि मैं खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है, उसने केलेमिया को उठा लिया होता है और वो चलते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है, अगर मैंने कुछ भी नहीं करा तो केलेमिया फिर कैसे मुझे ढूंढने के लिए टेंशन में आती रहेगी, मुझे क्या करना चाहिए यार। और फिर तभी उसको वहाँ पर पड़ी हुई तलवार मिल जाती है। वो उसको उठा लेता है और कह रहा होता है, ये तो वही तलवार है जिसको मैंने फेंका था। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, यहाँ पर दो तीन एडवेंचरर लोग रहते हैं जिन्हें जोर से गुर्राने की आवाज़ आती है, तो उनका ध्यान पीछे की साइड जाता है। तो वो देखते हैं एक मॉन्स्टर एक लड़के के ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तेज से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो क्रोम वहाँ से भाग जाता है और फिर तभी केलेमिया की भी आँख खुल जाती है। वो लोग कह रहे होते हैं, क्या तुम ठीक हो? केलेमिया कहती है, आखिर में हो कहाँ पर? अब उनमें से एक बंदा बताता है, तुम बेहोश हो गए थे जब घुल ने तुम्हारे ऊपर अटैक करा था। ये सुनते ही वो सोचते हैं, क्या एक घुल आखिर उस औरत का क्या हुआ? और मुझे ऐसा फील हो रहा था जिससे कि किसने मेरे को रेस्क्यू कर लिया है और वो मेरे को उठाकर दूर ले जा रहा है। और ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाली फीलिंग थी। और फिर साथ ही वो निराश होते हुए सोचती है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है।
वो लोग पूछते हैं, हे लड़के, क्या ये तलवार तुम्हारी है? वो तलवार की तरफ देखती है हैरानी के साथ और कह रही होती है, रुको, ये तलवार तो मेरे ब्रदर की लग रही है। और उस तलवार के ऊपर लिखा होता है, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, बस इंतज़ार करना। और ये देखते से जो केलेमिया है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उस तलवार को पकड़कर वहीं रोना शुरू कर देती है। और क्रोम भगते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है, केलेमिया, आप लोग फिर कैसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे, बस 2 लेवल और, फिर उसके बाद में फिर कैसे इवॉल्व हो पाऊँगा। और मैं श्योर हूँ कि फिर इसके बाद मैं ज़्यादा इंसानों की तरह दिखने लगूँगा। और फिर नेक्स्ट में वो कुछ बगबियर्स के पीछे पड़ा होता है और वो लोग उसे डर के भाग रहे होते हैं। और ये कोई मॉन्स्टर होते हैं जिन्होंने इसको खा के मार दिया था। तो दिखाया जाता है वो पीछे से को पकड़ कर मार देता है, जिससे कि उसको एक्सपी मिल जाती है। और फिर नेक्स्ट दिन में वो उसको खा रहा होता है बैठा-बैठा और बोल रहा होता है, इन लोगों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बता रहा होता है कि जो इनके टेंटिकल्स हैं ना, वो बिल्कुल रबड़ की तरह हैं और इनकी जो स्किन है वो बिल्कुल मेटल की तरह हार्ड है और अंदर से भी कुछ खास अच्छे नहीं है और भी ज़्यादा बकवास है। और इन्हीं लोगों ने तो मेरे को खा के मार दिया था। लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ तो ये काफ़ी हैरानी वाला लगता है कि ये लोग इंसानों को भी खा जाते हैं। मुझे ये सब फैक्ट से नफ़रत है कि खुल बनने के बाद में इन जैसी चीज़ों को खाने से अपने आप को नहीं रोक पाता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय तक इनसे पूरी तरह से प्रभावित रहने के बाद में इन्हें ही खा जाऊँगा। जो नॉर्मल मॉन्स्टर होते हैं वो कभी भी शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि इंसान लंबे समय तक टेंशन में नहीं रह सकते। और मैं काफ़ी जल्दी लेवल 18 पर पहुंच गया हूँ और अब मैं इंसानों की स्पीसीज से काफ़ी क्लोज आ चुका हूँ। एक पेड़ से घुल बनकर पहले से ज़्यादा इंसान लगता हूँ अब मैं। और मैं शायद अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन के बाद शहर में एंटर करने में कामयाब हो पाऊंगा। चिंता करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं शायद सिर्फ 2 लेवल ही दूर हूँ, लेकिन असल में मैं अपने अगले एवोल्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। अगर मैं अपने से ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टरों के साथ नहीं लड़ूंगा तो मैं किसी भी बड़े लेवल पर पहुंचने की आशा नहीं कर सकता। लेकिन मैं उस ऑर्क जैसे किसी भी चीज़ से दोबारा से लड़ने से बचना ही चाहूँगा। चाहे मेरे पास कितनी भी लाइफ हो, फिर भी ये काफ़ी नहीं होगी। कि तभी उसके पीछे मॉन्स्टर आ जाता है और वो बेखबर सोच रहा होता है, ये टेंशन का वो गहरा हिस्सा नहीं है जहाँ पर मेरा सामना ऑर्क के साथ हुआ था। लेकिन बस मैं अब अपना टाइम आराम से लूँगा और कमज़ोर लोगों का शिकार करके ही काम करूँगा, ये ठीक रहेगा। और पीछे से वो मॉन्स्टर तलवार उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर एक स्लैश मार देता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर वो पकड़ा हुआ था वो कर रहा होता है और अपना हीरो बाल-बाल बच गया होता है और सोच रहा होता है, चिढ़े तो बहुत ज़्यादा करीब था, क्या क्रेज़ी पावर थी, आखिर उसका लेवल क्या है? और फिर वो देखता है तो उसका लेवल 21 होता है और इसके स्पेसिस गारगोइल है, ये उड़ने वाला सस्ता सा ड्रैगन है शायद। और वो आगे बढ़कर तलवार के साथ अटैक करता है, लेकिन वो जंप करते हुए पीछे हट जाता है और सोच रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिनका लेवल भी इस लेवल से ज़्यादा होता है उन्हें तो यहाँ पर होनी नहीं चाहिए था। वो मॉन्स्टर अपने मुँह से फ्लेम भी निकाल रहा होता है पर्पल कलर की, जिससे उसका हल्का-सा हाथ जल जाता है। वो रीजनरेशन कर रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर अपनी फ्लेम के बीच में ही तलवार डालते हुए क्रोम के ऊपर अटैक कर देता है। क्रोम बार-बार बचता है, हालाँकि उसके गाल के ऊपर हल्का-सा कट लग जाता है और तभी वो मॉन्स्टर खींच के उसके शरीर पे मुक्का मारता है, जिससे वो साइड की दीवार में जा भिड़ता है। और वो सोच रहा होता है, मैंने मुश्किल से उसकी तलवार से डॉज करा था, लेकिन उसकी ये एल्बो स्ट्राइक ये अनएक्सपेक्टेड थी और साथ ही काफ़ी पावरफुल भी। और वो मुझे अंधा करने के लिए आग उगलता है, जिससे कि मेरा विज़न ब्लॉक हो जाता है और वो उड़ते हुए मेरे पास आता है, इसलिए मैं उसे सुन भी नहीं सकता। हमें उस ऑर्क से इसलिए जीत पाया था क्योंकि केलेमिया ने उसका एक हाथ काट दिया था। मेरा लेवल बढ़ तो चुका है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट जीत पाऊंगा। वो उससे दूर भागना शुरू कर देता है, तो वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगता है। वो सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो मॉन्स्टर तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है और उसके चेहरे पर खींच के एक जोर का मुक्का मारता है और देखकर हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है, ये क्या, उसके चेहरे पर ज़रा सा भी स्क्रैच नहीं आया, ये तो काफ़ी ज़्यादा टफ निकला। और साथ ही वो अपनी तलवार के अटैक से क्रोम के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उसको पेट में चोट लग जाती है। वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है उसके लेवल और स्किल मेरे हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा टू मच है। और वो भागते-भागते एंडिंग में पहुँच जाता है, आगे बस खाई होती है और वो मॉन्स्टर पीछे से आ जाता है और अपने मुँह से आग उगल के उसको मारना शुरू कर देता है, जिससे कि एक बार फिर से उसका विज़न ब्लॉक हो जाता है और धुएँ में से अपनी तलवार घुसाते हुए वो क्रोम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार क्रोम वहाँ पर होता ही नहीं और वो एकदम से पहाड़ी के से नीचे से की तरफ आ जाता है। हालाँकि उसके पास पंख है तो वो उड़ ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो क्रोम रहता है वो नीचे गिरकर दीवार से चिपक गया होता है और सोच रहा होता है, तुम एक ही टैक्टिस मेरे ऊपर दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हो, मैं एक ही चरण में दोबारा नहीं फँसने वाला। और वो फटाक से जंप करते हुए उसके ऊपर ही चिपक जाता है और वो उसको काटना शुरू कर देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर की क्रैश लैंडिंग हो जाती है और ऊपर से क्रोम उसमें 1-2 पंच और मार देता है, जिससे कि वो मारा जाता है और कह रहा होता है किसी तरह से मैं इस बार भी जीत गया और उसका लेवल अप हो जाता है। वो 18 से अब सीधा 20 पे पहुँच जाता है
और बोल रहा होता है इस चीज़ का शुक्रिया कि उसको गिरने से बहुत ज़्यादा डैमेज लग गया। अगर ये नहीं होता तो मैं नॉर्मली इसके साथ फाइट जीत ही नहीं पाता। हज़ारों को लेवल 20 तो इसका मतलब हुआ तभी विंडो उसके सामने आती है। तुमने एवोल्यूशन की कंडीशन को फुलफ़िल कर लिया है। वो कह रहा होता है फाइनली टाइम आ गया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किसी तरह से मेरा सामना इतने स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के साथ हो जाएगा, लेकिन किसी तरह से मैंने उसको हरा दिया और अपने टारगेट तक पहुँच गया। और फिर वो भागते-भागते फिर किसी पानी के किनारे पर आ जाता है ताकि वो इवॉल्व होने के बाद खुद की शक्ल देख पाए। वो खुद से कह रहा होता है प्लीज़ मेरे को किसी ऐसी चीज़ में इवॉल्व करना जो कि ह्यूमन के ज़्यादा क्लोज़र हो। और फिर साथ ही उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और इवॉल्व होने के बाद वो बन जाता है एक शेप शिफ्टर। और वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होता है। वो कह रहा होता है अरे ये क्या, मैं सडनली काफ़ी बड़ा हो गया, अरे मेरे बेचारे कपड़े और ये मास्क, ये तो हट ही नहीं रहा यार, चिपक गया। और लेकिन ये एक हाई रैंकर मॉन्स्टर है कंपेयर टू घोल। ऐसा कहा जाता है कि जो एवोल्यूशन है वो मॉन्स्टर को उसके आइडल पावर के काफ़ी क्लोजर ले जाता है। मेरे स्ट्रांगली इच्छा थी कि मैं एक इंसान बन जाऊं, लेकिन ये तो उससे उल्टा ही हो गया। मैं तो अब कम्प्लीटली मॉन्स्टर बन चुका हूँ, चाहे मैं कैसे भी देख लूँ ये मॉन्स्टर ही लगता है। उसे बताया जाता है कि जो सेफ सिस्टर है वो भी एक अनडेड मॉन्स्टर ही है जो कि जीवित प्राणियों पर हमला करने के लिए उनके रूप की नकल करता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इसका असली रूप देख लेते हैं वो कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटते। ये सब जानने के बाद वो सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर तो घूल से भी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। और फिर तभी उसके दिमाग में वो बात क्लिक होती है कि वो जीवित प्राणियों की नकल कर सकता है, मतलब कि उन्हीं की तरह अपने आप को बना सकता है, रूप चेंज कर सकता है अपना। तो वो ज़रा स्टेटस विंडो खोलकर देखता है और देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई होती है और साथ ही एक नई स्किल भी दिखाई जा रही होती है। वो देखकर काफ़ी हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है मेरे स्टेट्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक घूल के कंपेरिजन में काफ़ी हायर हो गए हैं। सी लेवल का मॉन्स्टर भी काफ़ी खतरनाक होता है। ये कुछ ऐसा होता है जिसे एक मिड लेवल के एडवेंचरर की पार्टी भी काफ़ी मुश्किल से हरा पाती है। और तभी वो कहता है ज़ारो को ये स्किल मास कैरेट क्या, इससे ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से ह्यूमन बन जाऊं। और फिर यहाँ पर वो उस स्किल का इस्तेमाल करता है, उसके चेहरे से मार्क्स अलग होने लगता है और फिर एक ज़ोरदार रोशनी चमकती है और फिर दिखाया जाता है जैसे वो पानी में अपनी शक्ल देखता है तो वो इंसान बन चुका होता है और सोच रहा होता है मैं तो बिल्कुल वैसे ही दिखता हूँ जैसा कि मैं पहले देखा करता था। और फिर वो अपनी आवाज़ को टेस्ट करता है और कह रहा होता है ये थोड़ी अजीब है लेकिन मेरी आवाज़ ठीक है, तो मैं इस तरह से ऐसे ही इंसान दिख सकता हूँ। अगर मैं इस चीज़ से अपना थोड़ा सा चेहरा छुपा लूँ तो फिर ठीक रहेगा। लेकिन आखिर ये किस तरह का एहसास है जैसे कि मेरी पावर पल पल ड्रेन होती जा रही है। और वो अपनी स्टेटस विंडो देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ये एबिलिटी कंटिन्यू माना को कंज्यूम कर रही है। और उसे पता चलता है कि तुम्हारी ये स्किल तुमको टेम्परेरी एक इंसान का रूप लेने देगी, लेकिन हर मिनट एक माना पॉइंट कंज्यूम होगा तुम्हारा। और वो कहता है मेरा मैक्स माना पॉइंट 26 है, तो इसके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे तक इंसानी फॉर्म में रह सकता हूँ। इस तरह से शहर में रहना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अभी भी उम्मीद है। अगर मैं अपने माना पॉइंट को इंक्रीज़ कर लूँ तो अभी भी मेरे पास मौका है। और मुझे लगता है कि इसके बाद मैं अपने अगले एवोल्यूशन से और ज़्यादा की उम्मीद कर सकता हूँ। तो चलो अब इसे आसान बनाते हैं और डेवलप करना कंटिन्यू रखते हैं। कि तभी यहाँ पर एक आवाज़ आती है और ये पूरी जगह एकदम से बहुत ज़्यादा हिलना शुरू कर देती है। वो कह रहा होता है आखिर ये क्या हो गया? क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ रहा है? और फिर तभी ऊपर से कहीं पर उसके ऊपर पत्थर गिर जाता है। हालाँकि वो उससे बाल-बाल बच जाता है और बोल रहा होता है तो अब ये थोड़ा शांत हो गया है। लेकिन आखिर ये क्या था? अचानक से एक डंजन डिज़ास्टर। और फिर हमें डंजन डिज़ास्टर के बारे में बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के नीचे बिछड़ गए राक्षसों की लाशें पड़ी हुई हैं और उनके शरीर से निकलने वाला बुरा माना ही टेंशन क्रिएट करता है। और अगर इसे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया जाए और लंबे समय तक माना को संचित होने दिया जाए तो इसका परिणाम एक अननेचुरल फिनोमेना के रिजल्ट के तौर पर सामने आएगा और इसे ही एक डेंजर डिजास्टर बोलते हैं। क्रोम बोल रहा होता है आसपास सी रैंक के मॉन्स्टर्स ने अपीयर होना शुरू कर दिया है, तो क्या ये उसी चीज़ का साइन है? और वैसे इसके तो काफ़ी कम केसेस हुए हैं, इसलिए इतनी जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। कि तभी यहाँ पर उसके सामने फिर कैसे एक स्टोन ड्रैगन आ जाता है उसे स्पीसीज का और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बार बार उसके अटैक से बचता है साइड होते हुए और कह रहा होता है अभी मेरे पास नाखून नहीं है तो मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और वो वहीं से पत्थर उठाकर उसको फेंक कर मारता है, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है शिट, इंसानी रूप में होने की वजह से मैं अपनी पावर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो उसके ऊपर फ्लेम से अटैक करता है जिससे कि क्रोम चलना शुरू हो जाता है और फिर वो अपनी तलवार को उस धुएं में घुसेड़ देता है क्रोम को मारने के लिए। लेकिन तब यहाँ पर क्रोम अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ जाता है और उस मॉन्स्टर को एक जोर का पंच मारता है। पंच खाने के बाद वो उसे चिपक जाता है। क्रोम कहता है मेरे को पता था कि तुम अपनी पतली बॉडी के साथ ऐसा कुछ करोगे। और वो उसको फिर से एक पंच मारकर उसको ढेर कर देता है, उसकी गर्दन उड़ के दूर गिर जाती है। और फिर वो क्षण के सांस लेना शुरू कर देता है क्योंकि उसने उसको मार लिया होता है और उसको यहाँ पर एक्सपी पॉइंट भी मिल जाते हैं। वो सोच रहा होता है लकीली
इजीली मैं उसके फ्लेम्स के पार जाकर भी उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिजनरेशन वाले स्किल है। लेकिन ज़रा अब इसके बारे में सोचो, मैं उसे गारगोइल को आसानी से मार सकता हूँ, जिससे अभी मैं कुछ देर पहले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लगता है कि अब तो मैं अकेले ही ऑर्को को भी हरा सकता हूँ। जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उनके अंदर इंटेलिजेंस की कमी होती है और यही उनकी कमज़ोरी है, और मुझ में ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं है। और टेंशन के माना के पते भी मैं रिसर्च कर सकता हूँ और मुझे कोई भी थकान महसूस नहीं होती। शायद मैं अगले एवोल्यूशन के लिए जितना सोचता था उससे भी ज़्यादा करीब हूँ। अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं रहेगा, चाहे कितने भी गारगोइल मेरे ऊपर आक्रमण कर दें। और जैसे ही वो ये बात बोलता है, तभी यहाँ पर ऊपर से टपक कर 2-3 और वही आ जाते हैं, वही वाले स्पेसिस, और गुर्राते हुए उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसके पीछे पड़े आते हैं। वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, नेवर माइंड, अभी भी बहुत सारों को सामान ना मिले, इम्पॉसिबल है, जान बचाकर भागना पड़ेगा। और वो भागते-भागते जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और सोच रहा होता है ये किधर है, मॉन्स्टरों के प्रकट होने की दर बढ़ती ही जा रही है। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ज़रूर इस डंजन के अंदर कुछ तो हो रहा है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो उन मॉन्स्टर्स को भी हराने में कामयाब हो जाता है और उसका लेवल अप हो जाता है। वो लेवल 20 से 21 पर पहुंच जाता है और सोच रहा होता है ये शेप शिफ्टर तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं यहाँ पर आसानी से उन गारगोल्स को भी हरा पा रहा हूँ, जिनके सामने मैं घूल के फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था। ओह! एक स्क्रैच लग गया, कोई दिक्कत नहीं, रीजनरेशन, मेरे पास एक्सीलेंट फिजिकल एबिलिटी है, नाखून है, हाई एंडोरेंस है और साथ में मल्टीपल स्किल्स भी है। एक मनुष्य की बॉडी वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है एक इंसान के कंपैरिजन में। वो देखता है और सोच रहा होता है तो मेरा नेक्स्ट एवोल्यूशन लेवल 50 पर होगा और मुझे लगता है कि वो भी बहुत जल्दी ही हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर सी रैंक के मॉन्स्टर्स काफ़ी सारे नंबर्स में अपेयर हो रहे हैं और डी रैंक के मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा मंडरा रहे हैं आजू-बाजू। तो ये ज़रूरी है, एक डंजन डिज़ास्टर है। और साथ ही वो ऑर्क भी उसी जगह पर था जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए था। ये भी इसी बात का एक साइन है। एक बार जब डेंजर डिज़ास्टर स्टार्ट हो जाएगा तो काफ़ी सारे मॉन्स्टर से काफ़ी बड़ी संख्या में अपेयर होंगे और फिर वो बाहर निकलना शुरू कर देंगे और आसपास केओस मच जाएगा। और इस डेंजर डिज़ास्टर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे को डेंजर के हार्ट को हराना होगा, यानी कि बॉस को। लेकिन ये काफ़ी बड़ी मुसीबत है और मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है क्या हो अगर इसके बाद भी डेंजर डिज़ास्टर कंटिन्यू रहता है। कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, वो कहता है, अरे ये तो किसी के पैरों की आवाज़ है, क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है? नहीं, ये लोग तो इंसान है। और वो फटाक से उछलते हुए एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और वो इंसान बोल रहा होता है, वो अर्धुकैक जो कि पहले आया था, और वो गोल्स मॉन्स्टर वो सारे आसपास मंडरा रहे थे। मैं श्योर हूँ कि ये इस बात का साइन है कि डंजन डिजास्टर आने वाला है। और ये बंदा फ्रैंक फेरी होता है, इसका लेवल 20 है। दूसरा बंदा कहता है कि अब बेकार टाइमिंग है, मुझे लगता है कि अपन लोगों को वापस से जाकर गिल्ड को इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। और ये बंदा गुइडो गिलर रेड होता है, इसका लेवल 19 है। और उनके साथ एक लड़की भी होती है जो कि उसकी बात सुनने के बाद बोल रही होती है, आगे तुम्हें क्या कह रहे हो गुडू सान? इससे पहले कि यहाँ पर कोई बंदा शिकार बन जाए या विक्टिम हो जाए, उससे पहले अपन को यहाँ के बॉस को हराना होगा। और ये होती है शैली, इसका लेवल 18 है। क्रोम सोच रहा होता है, मैं तो बुरा फंसा यार, मेरे को जल्दी से बस यहाँ से भाग जाना चाहिए। उनका लेवल केलमिया की पार्टी से भी थोड़ा ज़्यादा है, अगर हम झगड़े में पड़ते हैं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और गुइडो बोल रहा होता है, आखिर अपन लोगों को इतना बड़ा खतरा क्यों ही लेना चाहिए? फ्रैंक कहता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है डंजन डिजास्टर हाथ से निकलने लगता है और ये और भी ज़्यादा विकराल हो जाता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अभी हमारे पास अच्छा मौका है, क्योंकि हमने इसे बहुत पहले ही नोटिस कर लिया है। गुइडो कहता है, तो तुम कह रहे हो कि हमें भी लड़ाई करनी चाहिए, क्या तुम बहुत ज़्यादा भोले नहीं बन रहे? अगर डेंजर में कोई डिजास्टर आता है तो बॉस का लेवल बढ़ जाता है और वो अपना रूप बदल लेता है। और बिना किसी जानकारी के टेंशन के बॉस को चुनौती देना बहुत ही ज्यादा लापरवाही होगी। फ्रैंक कहता है, तो क्या हुआ? मुझे यकीन है कि तुम उस बॉस के जादुई पत्थरों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा। तभी वो कहता है, अगर ये एरिया मोशरों का घोंसला बन गया तो इसका कॉमर्स के ऊपर बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे जो नुकसान होगा वो उससे भी कहीं ज़्यादा होगा जितना तुम सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोस्टर ही हमला करेंगे, बल्कि बेरोजगारी और मुखबरी भी निश्चित रूप से आ जाएगी। और अब लोग एडवेंचरर हैं, शहर में लोगों की रक्षा करने के लिए चैलेंजेस का सामना करना ही तो हमारा काम है ना? उसकी ये बात सुनते से यहाँ पर जो क्रोम रहता है उसको वही सीन याद आने लगता है जब पेरेंट्स ने उसके मोम डैड को मार दिया था। और वो तीर वाला कहता है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ऐसा जोखिम क्यों उठाना चाहिए।
वो बोलता है तुम जानते हो ना, अटेंशन डिजास्टर इस सेले के होम टाउन के बर्बाद होने का मेन कारण था। अब ये सुनते ही वो सेले की तरफ देखता है तो सेले भी काफी उदास हो जाती है और उनकी बातें सुनकर क्रोम सोच रहा होता है तो वो लड़की भी बिल्कुल मेरी तरह है, नहीं उसकी हालत तो मेरे से भी ज्यादा बुरी है, मेरा टाउन कम से कम रीबिल्ड तो हो गया था। फ्रैंक कहता है नेचुरली तौर पर हमारे जीवन का जोखिम बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं तुमको किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वापस जाकर ये मेश्योर करना कि ये चीज़ बाकी लोगों को भी पता चले, ये एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। कि तब यहाँ पर गुडो को कुछ महसूस होता है, वो देखता है उसे यहाँ पर क्रोम का पाँव नजर आ जाता है। वो फटाक से तेरे को लोड करते हुए उसकी तरफ चला देता है और जो कि क्रोम के बगल से होते हुए गुजरता है और साइड वाले पत्थर पे लग जाता है। ये देखकर वो कविता घबरा जाता है और कह रहा होता है शेड में तो अच्छे से छुपा हुआ था, तो आखिर उसने मेरे को कैसे ढूंढ लिया। गुइडो कह रहा होता है मेरे स्किल आई ऑफ द एट्रिमिस ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कुछ है। क्रोम सोच रहा होता है यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं अब यहाँ से भागूंगा तो खतरे में पड़ जाऊंगा क्योंकि वो लोग मुझे देख लेंगे, तो अब मुझे ये ट्राई करना ही होगा। वो यहाँ पर अपनी भेस बदलने वाली स्किल का इस्तेमाल करता है। फ्रैंक बोल रहा होता है हम लोग तुमको 3 सेकंड दे रहे हैं, बाहर निकल आओ अगर समझ में आ रही है तुमको बात। और फिर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उल्टे गिनते करना शुरू कर देता है और वन पर आते से वो अपनी तलवार से अटैक करता है। और दूसरी तरफ वो अपना रूप बदलने में लगा हुआ रहता है और टाइम रहते फटाक से बाहर निकल आता है हाथ ऊपर करते हुए और बोल रहा होता है मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ। फ्रैंक कहता है ओ एक इंसान, इसके लिए माफ करना। और गुइडो बोल रहा होता है आखिर तुम छुपे क्यों थे। क्रोम कहता है मैं नहीं जानता कि तुम लोग एडवेंचरर हो या फिर डाकू लोग, अगर मेरा सामना यहाँ पर डाकुओं के साथ होगा वो भी टेंशन के अंदर, तो ये मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी ना, इसलिए मैं छुपा हुआ था। गुइडो सोच रहा होता है कितना अजीब आदमी है और वो जरूरत से ज्यादा सतर्क लग रहा है। सबसे बुरी बात तो यह है कि मुझे उसको लेकर कुछ अजूब सा महसूस हो रहा है, मुझे उसके बारे में बैड फीलिंग हो रही है, क्या मुझे उसको यहीं पर शूट कर देना चाहिए। फ्रैंक सोच रहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और हमसे बहुत ज़्यादा सावधान है, ऐसा लग नहीं रहा किसी भी मामले में कि वो एक नॉर्मल एडवेंचरर है। क्रोम सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि शायद मैं इंसानी रूप में उन्हें धोखा दे पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सिचुएशन में कोई भी सुधार हुआ है। क्रोम सोच रहा होता है मैंने इंस्टेंटली अपने स्किल का यूज़ करते हुए अपना अपीयरेंस तो चेंज कर लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग अभी भी मेरे को काफी सस्पिशियस समझ रहे हैं। फ्रैंक ने लगता है सॉरी गूडो थोड़ा है ये सब बंदा, वो अनफ्रेंडली है, उसको थोड़ा इग्नोर करो। और वो खुद भी सोच रहा होता है वैसे देखा जाए तो ये गुफा का मिडिल लेवल का इलाका है, लेकिन ये बंदा इसको तो एक भी स्क्रैच तक नहीं लगा है। उसके कपड़े कितने गंदे हैं, ये देखकर लगता है कि वो कम से कम एक दिन से यहाँ है। क्या वो अकेला है, उसका हथियार कहाँ पर है और उसका लेवल क्या है, हम अभी उसको चेक कर रहे हैं, लेकिन इसने किलरियोस पर शक स्पष्ट कर दिया है। एडवेंचर लोगों में ये अच्छा गुण होता है कि वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, अविश्वासी रहते हैं, लेकिन गुड तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टू मच कर दिया यार, कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ को तुमने शो कर दी कि तुम्हें उसके ऊपर शक हो रहा है। और यहाँ पर जो क्रोम है वो सोच रहा होता है ये काफ़ी तो बुरा है, अगर मैं इनके साथ गहराई तक जाऊँगा तो कहीं ना कहीं तो मेरा भांडा फूट ही जाएगा और ये लोग कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। और सबसे खराब सिचुएशन में मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं पहले उनके ऊपर हमला कर कर उनको डरा दूं और यहाँ से भाग जाऊं। और वो अभी भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए। कि तब यहाँ पर भागते हुए शेली आ जाती है और बोल रही होती है अभी टेंशन के अंदर, टेंशन डिजास्टर होने वाला है, क्या तुम अकेले ठीक रहोगे। उसको अपने पास आता देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। गुडो बोलता है शेली इतनी लापरवाह मत बनो, और वो बंदा कोई डाकू भी हो सकता है। शेली कहती है वो कोई बुरा लड़का नहीं है, जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा था उसी वक्त मेरे को ये बात पता चल गई थी वो बुरा बंदा नहीं है। उसकी बात सुनकर गुडो सोच रहा होता है ये कितनी डम और इडियट है। शैली उससे पूछते हैं क्या तुम यहाँ पर अकेले आए, तो तुम्हारे साथियों के बारे में क्या क्या वो भी कहीं पर है। वो कहने लगता है ये वेल। तभी शैली बोलती है अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो हमें तुम्हारी हेल्प करने में खुशी होगी। क्रोम कहता है मैं एकदम ठीक हूँ और फटाक से वहां से दूर भागने लगता है। फ्रैगी कहता है नहीं रुक जाओ गुडो, उसको शूट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शैली बोलती है वो बस ऐसे ही चला गया, क्या वो ठीक होगा। गुडो कहता है तुम एकदम बेवकूफ हो, तुमको क्या लगता है कि हम ऐसे ही किसी सस्पिशियस पर्सन के यहाँ से बाहर निकलने में मदद करने लगेंगे। शैली कहती है तुम्हें इतना ज्यादा भी मतलब ये नहीं होना चाहिए, वो दिखने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कोई बुरा इंसान था, और अगर हम यहाँ पर उसको अकेला छोड़ दें तो वो डिजास्टर में मर सकता है। फ्रैंकी कहता है वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस था, मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो किसी तरह का निर्वासित क्रिमिनल हो, और अगर वो ऐसा नहीं भी है तब भी हमसे सावधान रहने वाले किसी व्यक्ति का आप लोग पीछा करेंगे तो एंड में बस लड़ाई ही होगी। शेली कहती है लेकिन देखने से सब बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक बुरा पर्सन है। फ्रैंक सोच रहा होता है टेंशन में दूसरे लोगों से लड़ना उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है जो इसमें शामिल है। हो सकता है कि वो एक अपराधी ही हो, लेकिन अब जो कि वो खुद ही भाग गया है तो उसका पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। गुडो ने उसे हमारे मुकाबले बहुत ज्यादा डरा दिया है। ये एक खतरनाक सिचुएशन थी और हम दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन शैली की काइंडनेस ने उसे यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया।
ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने तनाव को कम करा और हम सुरक्षित रूप से अलग अलग रास्ते पर जा सके। एक एडवेंचरर के लिए कूल हेड रहना और सावधान रहना सस्पिशियस चीज़ है, एक काफ़ी अच्छा गुण होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शैली का लोगों के ऊपर भरोसा करना उसका एक असद गुण है। और वो अपने साथी लोगों से कहता है चलो अभी अब उस बंदे के बारे में भूल जाते हैं। तो अब आप लोग क्या करें, क्या अपन लोगों को पीछे हट जाना चाहिए या फिर बॉस के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करनी चाहिए? मैं डिसीजन लेना तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ गुडू। गुडू कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे आदर्शों से सहमत हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं शैली के प्रति सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन ये सच है कि अभी इस डिजास्टर को संभालना आसान होगा। और अगर तुम लोग सचमुच ऐसा चाहते हो तो मैं तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ, लेकिन अगर सिचुएशन खराब हो जाती है तो मैं वहाँ से भाग भी सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर सेली थोड़ी खुश हो जाती है और कह रही होती है अरे गुडू सन, और वो बंदा उसको शाबाशी देते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा कहा। गुडू कहता है सिर्फ इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें एक ढाल के तौर पर यूज कर सकूं, अब मुझसे दूर भी हो जाओ। शेली कहती है अरे सब कुछ ठीक होगा, आखिरकार हम गिड़गिड़ो पार्टी मेंबर्स में से एक हैं, चलो अब लोग हमेशा की तरह करेंगे और उन सबको बस एक ही झटके में डाउन कर देंगे। और वो सोच रही होती है डेंजर डिजास्टर, और वो सोच रही होती है कि कैसे डीमंस ने उसके गांव को तबाह कर दिया था। वो बोलती है मनी मन में जब तक मैं कुछ कर सकती हूँ मैं ऐसी त्रासदी दोबारा कभी भी नहीं होने दूंगी। और फिर हमें क्रोम का सीन दिखाया जाता है जो कि भगते भगते दूर आ गया होता है और कह रहा होता है तो एंड में मैं बस वहां से भाग गया। ओ, उन लोगों को मैं काफी सस्पिशियस लग रहा हूँ और क्या वो लोग मेरा पीछा नहीं कर रहे? और फिर साथ ही वो उस लड़के के बारे में सोचना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है काफी टाइम हो गया जब मेरे से किसी ने इतनी काइंड तरीके से बात करी। मेरे को स्केलेटन में बदले हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका है और यहाँ तक कि पहले मेरे पार्टी मेंबर्स भी मेरे प्रति कोल्ड ही रहते थे। और वो लोग बात कर रहे थे बॉस को चैलेंज करने के बारे में, क्या वो लोग वाकई में ऐसा कुछ ट्राई करने वाले हैं? वो लोग देखने से तो हाई रैंकिंग पार्टी लग रही थी, लेकिन और वो लोग बॉस को मारने के बारे में सोच रहे थे। और ये सुन के मुझे थोड़ा अनईजी फील हुआ, मुझे नहीं लगता कि शायद वो लोग मार पाएंगे। और फिर साथ ही वो खुद का सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है ये पॉइंटलेस है, आखिर मुझे उनके बारे में चिंता ही क्यों करनी चाहिए, छोड़ो अब इस चीज़ को। और वैसे भी भले ही अगर मैं उन तक पहुंच भी गया उसके बाद हम लोग सीधे लड़ाई में फंस जाएंगे, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। वो सिर्फ इसलिए उस लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है और मैं तो बस उनसे इसलिए दूर भाग गया था क्योंकि वो लोग मुझे सस्पिशियस समझ रहे थे। और सबसे ज़्यादा बुरी बात, मैं अपने इंसानी रूप में अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, और अब जबकि मैं अपना असली रूप भी नहीं दिखा सकता इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कि तभी उसको फ्रैंक की बात याद आने लगती है कि अब लोग एडवेंचरर्स हैं और सिटी के लोगों की रक्षा करने के लिए चैलेंजेस का सामना करना हमारी ड्यूटी है। तो उसके बाद वो सोचे जा रहा होता है और फिर इसके बाद हमें उन लोगों का सीन दिखाया जाता है, वो लोग बॉस के घर में पहुंच गए होते हैं। गुडो कह रहा होता है इतना प्रेशर तो जरूर ये बंदा ही टेंशन का बॉस होगा। फ्रैंक कहता है बिल्कुल भी गार्ड डाउन मत करना, एक सेकंड के लिए भी नहीं। आज हम लोग यहाँ पर ऐसे मोशर से फाइट करने वाले हैं जो कि अपन लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उन सभी मोशर से भी जिनका अभी तक अपन लोगों ने सामना करा है। और वो बॉस भी उड़ने वाला पत्थर टाइप का ड्रैगन होता है और उसने भी अपने हाथों में दो दो तलवारें पकड़ी रहती हैं, हालांकि उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और ये उनका किंग ही है और इसका लेवल 30 है। और फिर तभी उसकी आँख खुलती है जो कि उसके बड़े से शरीर के नीचे लगी होती है, शायद पेट के आसपास, और फिर वो बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोग देखना चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट तो मेरा वही लुले सा टारगेट हमेशा की तरह पूरा कर देना, 1K लाइक और 100 कमेंट का। और हाँ, एक ही बंदा एक साथ बहुत सारे कमेंट नहीं करेगा, जेन्युइन कमेंट करना प्लीज़ यार। तो बस अब मैं मिलूँगा तुमसे फिर किसी न्यू वीडियो में या फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।